नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मृदा होती क्या है। ठीक है, सामान्य परिचय इसका क्या कहते हैं। तो मृदा जो होती है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की जो ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन और वियोजन तथा वनस्पतियों के जो अवसादों का जो योग होता है, उसी से ये बनती है। ठीक है, जो मृदा विज्ञान है, जिसको हम कहते हैं मृदा का अध्ययन, क्या कहलाता है, ये आपका पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से पेडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है और ये बहुत लंबे समय के बाद जो है मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो जिसमें मूल चट्टान और कार्बनिक पदार्थों से मिट्टी का निर्माण होता है। निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है और जो है अपर्दन होता है। ठीक है, अपक्षय का मतलब क्या होता है, चट्टानों का अपनी जगह पर टूट कर गिर जाना किसी की वजह से, चाहे भूस्खलन की वजह से या बारिश की वजह से, मतलब किसी भी प्रक्रिया से चट्टानों का अपनी जगह टूट कर गिर जाना। उसके बाद अपर्दन, अपर्दन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसका फ्लो हो जाए। ठीक है, तो निर्माण की प्रक्रिया में ये दो काम करते हैं, जिसमें अपक्षय और अपर्दन है। ठीक है, और किसी भी क्षेत्र की मिट्टी जो होती है वो पैतृक पदार्थ, जिसको हम चट्टान कहते हैं, जलवायु दशाएं होती हैं, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और जो समय पर जो है निर्भर करती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसका वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो वर्गीकरण है, अगर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर अगर हम देखें, तो इसको हम दो भागों में कह सकते हैं। कौन कौन सा, एक कह सकते हैं गंगा के विशाल मैदान का नवीन और उपनवीन मिट्टी, और दूसरा कह सकते हैं दक्षिण पठार का जो रवेदार और विंध्यन शैली वाली जो मिट्टी है। ठीक है, उसके आधार पर हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो रीजन के क्षेत्र में है, वो हमारा तीन प्रकार की मृदाएं जो है डिवाइड किया गया है। एक है आपका भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा, दूसरा है गंगा यमुना के मैदान की मृदा, और तीसरा है आपका दक्षिण के पठार की मृदा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाबर और तराई क्षेत्र की जो मृदा होती है, ये क्या होती है। ठीक है, तो भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा जो होती है, इसके लिए हम लोग जो इसका जो स्थान होता है, ये प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग, मतलब जो शिवालय का जो पदीय भाग होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हिमालय के शिवालिक श्रेणी के गिरिपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। ठीक है, जलोढ़ पंख क्या होते हैं, इसको जान लीजिए। जब नदियाँ उच्च स्थानों से अपेक्षाकृत मंद ढाल या ऐसा कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो गति कम होने के कारण नदी के साथ प्रवाहित होने वाले जो भारी कण होते हैं, भारी कणों के निक्षेप से जलोढ़ पंख का जो है निर्माण होता है। ठीक है, और आपको बता दें, ढाल तीव्र होने पर यह निक्षेप जो है ऐसे शंकु के आकार का आकृति में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं जलोढ़ शंकु। ठीक है, और भाबर क्षेत्र जो है नदियों का पर्वत पदीय क्षेत्र है। यहाँ मिट्टी जो है मोटी बालू और कंकड़ पत्थर से निर्मित बहुत छिछली होती है। ठीक है, और ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में नदियाँ क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कंकरीली और पथरीली जो है, और कंकड़ों के बीच में नदियाँ बहती हैं। यहाँ पर नदियाँ दिखाई नहीं देती, जिसको क्या कहते हैं, विपुला, मतलब कि विलुप्त हो जाती हैं। और यह क्षेत्र जो है खेती के लिए अयोग्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कंकड़ीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, आगे है भाबर क्षेत्र के जो ज़िले हैं, वो कौन कौन से ज़िले हैं आपका, एक है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ठीक है, ये सारे जो ज़िले हैं आपका, ये सब आपके भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तराई क्षेत्र। तराई रीजन कौन सा होता है, तो जो भाबर वाली पट्टी है उसके जस्ट दक्षिण में जो क्षेत्र होता है, वो आपका तराई क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी महीन कणों वाली, समतल, दलदली और नमी जो है इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र में क्या हुआ था, वहाँ पर नदियाँ जो विलुप्त हो गई थी, यहाँ पर जो है वापस जो है नदियाँ कहाँ पर आ जाती हैं, सरफस पर। ठीक है, सतह पर वापस आ जाती हैं। और यह क्षेत्र जो होता है,
खेती के लिए बहुत विशेषकर मतलब बहुत उपजाऊ होता है। कहें तो धान और गन्ना जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो एरिया डिसाइड है, मतलब जो ज़िले हैं जहाँ पर आपका ये तराई वाला रीजन है, ये पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, इस मिट्टी में धान और गन्ने की अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, आगे है आपका गंगा यमुना के जो मैदान की मृदा है। तो गंगा यमुना के जो मैदान की मृदा है, इसको हम लोग जो है अन्य नाम से भी जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा, मतलब कि एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल की हम लोग अगर बात करें तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी और जो कावेरी जो घाटी हैं इनमें भी पाई जाती हैं। ठीक है, और यह मिट्टी देश के 40% भागों के लगभग आप समझ लीजिए 15 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। ठीक है, इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से प्राप्त नदियों द्वारा लाए गए अवसाद या हम कह सकते हैं गादों से होता है। ठीक है, इसका रंग इसका रंग जो है हल्का धूसर होता है। ठीक है, हल्का धूसर होता है और धूसर के बीच तथा इनका जो गठन होता है भुरभुरी या रेतीली। ठीक है, तो रेतीली जलोढ़ मिट्टी से गाढ़ी दोमट मिट्टी के बीच पाया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए ये नदियों द्वारा बहाए गए जो अवसाद होते हैं इनके जमाव से जो है इसका निर्माण होता है। और इसमें अगर हम प्रचुरता की बात करें, नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। बाकी जो है प्रचुरता में चूना है, पोटास है। ठीक है, और फास्फोरिक एसिड है और जैव पदार्थों की जो प्रचुरता बहुत मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें हम अगर बात करें सामान्यतः 40% बालू के कण और 40% जो है मृतिका होती है। ठीक है, और 20% गाद के कण इसमें पाए जाते हैं। इतना समझिए कि बलुई दोमट मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें जो रवे होते हैं वे भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। ठीक है, और इसमें फलीदार फसलों की खेती करने में तेज़ी से नाइट्रोजनीकरण जो है किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पुरानी कंकरीली मिट्टी थी, फिर जलोढ़ का अवसाद हुआ और अब जो है ये उपजाऊ मृदा हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले जलोढ़ को और समझ लीजिए थोड़ा सा। जलोढ़ को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका नवीन जलोढ़ और एक है आपका प्राचीन जलोढ़। तो जो नवीन जलोढ़ होती है उसको हम लोग कहते हैं खादर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैदानी मृदा के दो भाग हैं। तो ये आपका एक बांगर है। ठीक है, बांगर क्या होता है? जो पुरानी जलोढ़ होती है यह उच्च भूमि मतलब ये हाईलैंड होती है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। ठीक है, ये दोमट बलुई मिट्टी या मिट्टियार कहते हैं। खादर की तुलना में यहाँ पर ये कम उपजाऊ होता है। ठीक है, तो अगर बांगर मिट्टी की हम बात करें तो इसमें जो उर्वरक होती है उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसका रंग जो होता है गहरा भूरा पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये नदी से जो दूर जो भूमि होती है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, ठीक है, वो सारी जो है बांगर मिट्टी होती है। आगे है आपका भूर। ठीक है, नदियों के किनारे हवा द्वारा जमा किए गए 10 से 12 फीट ऊंचे जो रेत के टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं? भूर कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपका खादर। ठीक है, खादर किसको कहते हैं? खादर आपका जो है ये नवीन जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं खादर। किसको कहते हैं? नवीन जलोढ़ जो मिट्टी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और खादर जो है नवीन जलोढ़ से बनती है और नदी के किनारे बाढ़ के जो मैदान होते हैं उसी से बनती है। ठीक है, खादर मिट्टी हल्के रंग की छिद्रयुक्त तथा महीन कड़ों वाली होती है। ठीक है, और इस मिट्टी में जो है ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और यहाँ पर जो है बाढ़ का पानी हर साल पहुँचता रहता है, जिससे जो है जो पुरानी मिट्टी होती है वो दब जाती है और नई मिट्टी से जो है
तो जो नई मिट्टी होगी उसमें ह्यूमस वगैरह ज़्यादा होगा, तो इससे जो है ये उपजाऊ अधिक होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नूतन कांप भी कहते हैं। ठीक है, और खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना चूना पोटास, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, जीवाश्मों की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है ये आपका कमी होती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। खादर मिट्टी जो है बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। और अब आगे चलते हैं। आगे आपका लाल तथा पीली मृदा। तो लाल और पीली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? ये आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चंदौली वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके लाल रंग होने का कारण क्या है? इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, लाल मिट्टी में जल मिलाने पर वह कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। आगे चलते हैं। अब गंगा यमुना के मैदान की जो मृदाएं हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो मृदा है आपकी, ये जलोढ़ मृदा और उसके बाद कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी जो रासायनिक संरचना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें जो है चूना और पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, और कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हम लोग देख लिए अभी कि जो बांगर होती है पुरानी जलोढ़ होती है, उच्च भूमि पर होती है, वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। खादर की तुलना में ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण की जो पठार की मृदा है। ठीक है, तो जो दक्षिण की पठारी मृदा है, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टी को जो बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। इस क्षेत्र में भोटा, माड़, कांवड़, पड़वा, राकड़, ये सारी मिट्टियाँ इसमें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की काली मृदा को करेल या कपासी मृदा अथवा हम कह सकते हैं रेगुर मृदा के भी नाम से जानते हैं। प्रदेश का जो जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर वाला जो ज़िला है, यहाँ पर काली मृदा का विस्तार होने के कारण यहाँ पर चना, गेहूँ, अरहर और तिलहन की फसलें जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा रीजन है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के अंतर जो है आता है ये, और अलग अलग प्रकार की यहाँ पर मृदा पाई जाती हैं। सबसे पहले लाल तथा पीली मृदा की बात करेंगे। ठीक है, लाल और पीली मृदा की बात करें तो लाल ये होता क्यों है? तो लाल जो है ये आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, इसका निर्माण बालूमय और लाल विंध्यन जो शैल है उसके अपक्षय के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, लाल मिट्टी का विस्तार जो है बेतवा और धसान नदियों के जो जल प्लावित क्षेत्र में है उसमें भी पाया जाता है। और लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस और चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। और इसमें गेहूँ, चना, दलहन ये सब फसलें जो हैं उगाई जाती हैं। लाल मिट्टी में अगर जल मिला दिया जाए तो हमको कैसी दिखती हैं? पीली दिखती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने अभी आपको बताया भोटा। ठीक है, तो ये जो भोटा है, भोटा मिट्टी, ये विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत टूटे फूटे जो पत्थर के रूप में पाई जाती है। धीरे धीरे इनका आवरण क्षय होने के कारण पत्थर महीन चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इन पत्थरों के साथ हल्की दोमट मिट्टी मिलती है। इस मृदा में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। कैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं? ठीक है, वस्तुतः जो भोटा मिट्टी है ये विंध्यन पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। ठीक है, इसमें मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का हो गया। ठीक है, आगे है आपका मार या माह मृदा। इसको देख लेते हैं। माड़ मृदा काली मृदा मिट्टी रेगुर के समान चिकनी होती है। इस मिट्टी में 7% सिलिकेट, 7% ये आपका सिलिकेट, 15% लोहा और 25% जो है एल्युमिनियम जो है इसमें मिक्स होता है। वर्षा ऋतु में यह मिट्टी गोंद या माड़ के समान चिपचिपी हो जाती है, जिस कारण इस मृदा पर कृषि कार्य दुर्लभ हो जाता है। यह मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड का जो पश्चिमी सीमा है
उसमें उन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, पानी मिलने पर यह गांठ की तरह चिपचिपी हो जाती है, जिससे यहाँ पर खेती करना थोड़ा दुर्लभ होता है। आगे है आपका राकड़। ठीक है, तो राकड़ जो है ये आपका सामान्यतः ये मिट्टी जो है पर्वतीय और पठारी ढलानों पर पाई जाती है। यह इसे मोटी राकड़ व पतली राकड़ में विभाजित किया जा सकता है। अगर हम मोटी राकड़ की बात करें तो मोटी राकड़ माड़ और कावड़ के रूप में तथा पतली राकड़ राकड़ जो होती है वो हल्की मृदा में परिवर्तित हो जाती है। इस मृदा की उर्वरा शक्ति खाद के अधिक प्रयोग से जो है हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, लाल और भूरा, और इसमें जो फसल उगाई जाती है तिल और चना। ठीक है, आगे है परवा या पड़वा मृदा। तो ये परवा या पड़वा जो मृदा है ये आपका हल्की लाल होती है। ठीक है, हल्की लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी है। ये जो है हमीरपुर, जालौन और यमुना के जो बीहड़ वाला ऊपरी क्षेत्र है, यमुना का जो बीहड़ वाला जो क्षेत्र है ऊपरी भाग में पाई जाती है। और इस मिट्टी में जीवाश्म की बहुत कम मात्रा होती है। इसमें खाद और पानी की सहायता से कृषि का कार्य किया जाता है। और जो फसलें होती हैं चना, ज्वार, बाजरा, मतलब कि मोटा अनाज जो है इसमें उत्पादन इसका किया जाता है। आगे है आपका उत्तर प्रदेश की अन्य अन्य मृदाएं में, तो काली मृदा है। ठीक है, तो काली मृदा की बात करते हैं। काली मृदा को हम लोग कपासी मृदा, लावा मृदा, रेगुर मृदा, ठीक है, और यूपी में बात करें तो इसको हम लोग करेल कहते हैं। ठीक है, ये बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसमें जल धारण क्षमता मतलब वाटर रिटेंशन जो होता है सबसे अधिक होता है। सूखने पर उसमें दरार पड़ जाती है, इसलिए इसे जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गई काली मिट्टी। ठीक है, आगे है आपका मरुस्थलीय मृदा। तो ये जो है कम वर्षा वाले पश्चिमी जिले जैसे मथुरा, आगरा और अलीगढ़, वहाँ पर जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसमें बालू या रेत की जो है अधिकता होती है। सामान्यतः इसमें मोटे अनाज जैसे और तिलहन जैसे सरसों जो है इसका उत्पादन किया जाता है। आगे है लवणी या क्षारीय मृदा। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये स्थानीय नाम इसको क्या क्या कहते हैं, रे और बंजर और ऊसर। ठीक है, ये राज्य के लगभग 10% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। आगे है सुधार के उपाय। सुधार के उपाय में बात करें तो सुधार के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा जिसका पीएच जो है 7 से कम है, और क्षारीय या लवणी जिनका पीएच 7 से ज़्यादा है। ठीक है, इनके सुधार के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः फसल के लिए अच्छी मृदा का जो पीएच होता है 6 से 7.5 के बीच होता है। ठीक है, इसका जो पीएच होता है जिसमें हम खेती कर सकते हैं वो 6 से 7.5 के बीच में होता है। आगे है, अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में। ठीक है, मृदा का पोर्शन खत्म हो गया, तो अब उद्योग शुरू करते हैं। उद्योग वह स्थान या प्रक्रिया है जहाँ कच्चे माल मतलब कि रॉ मटेरियल को परिष्कृत करके पक्के माल मतलब फिनिश गुड, ठीक है, में परिवर्तित किया जाता है। जैसे गन्ना से हम लोग क्या करते हैं, उसको फैक्ट्री में ले जाएंगे तो वहाँ पर चीनी का निर्माण होगा। कपास को अगर हम फैक्ट्री में ले जाएंगे तो उससे हम कपड़ा या रेशा बनाएंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र की बात करें तो उद्योगों को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में जो है रखा गया है। अब उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है अब हम लोग उसको देखेंगे। तो कच्चे माल की उपलब्धता की बात करें कि मतलब जो रॉ मटेरियल है उसके आधार पर अगर देखें तो इसको हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा मतलब सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग। दूसरा है आपका खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, जिसमें इस्पात, एल्युमिनियम उद्योग और सीमेंट उद्योग आते हैं। वन आधारित की बात करें तो ये आपका कागज उद्योग। ये सब उद्योग का जो वर्गीकरण है। ठीक है, अब हम लोग कुछ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं कि मतलब जो ज़िले हैं उनके विकास के लिए जो प्राधिकरण बताए गए हैं। ठीक है, जो अथॉरिटीज़ हैं। तो राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण मतलब अथॉरिटीज़ को गठित किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग
नोएडा। क्या है? नोएडा। इसको कहते हैं नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। इनसे बस यही पूछा जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है और स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आगे है गीडा। गीडा मतलब गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, आगे है सीडा। सीडा मतलब सतहरी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो कि जौनपुर में है। ठीक है, ये 1989 में इसका निर्माण हुआ। आगे है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, नोएडा के आगे ग्रेटर मतलब कि वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये आपका 1991 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो ये 4 हो गए आपके। आगे है आपका ईडा। ईडा, ठीक है, इसको देखिएगा, ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 2001 में हुई। आगे है लीडा, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 2005 में हुई। आगे बात करते हैं, आगे है आपका यूपीडा। ठीक है, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसकी स्थापना 2007 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, इसका कार्य क्या है कि राज्य में जो एक्सप्रेसवे जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है, का निर्माण और उनके किनारे जो है औद्योगिक गलियारे, इसको जो है विकसित करना। आगे है बीडा मतलब कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बीडा की स्थापना जो है, नया गठन की बात करें तो 2023 में किया। झांसी में इसका मुख्यालय है। नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बड़ा जो है औद्योगिक शहर बसाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे है आपका, अब हम कृषि आधारित उद्योग की बात करेंगे कि कौन कौन से हैं। तो कृषि आधारित उद्योग में आपका सबसे पहले चीनी उद्योग है। ये यूपी का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। अब बात करेंगे प्रथम चीनी मिल। ठीक है, 1903 में प्रतापपुर देवरिया में जो है स्थापित की गई थी और ये भारत की भी पहली चीनी मिल थी। चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इसका जो प्रमुख क्षेत्र है गंगा यमुना दोआब, तराई क्षेत्र मतलब मेरठ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर और कुशीनगर वाला जो एरिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये पर कहाँ पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय शर्करा मतलब चीनी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। गन्ना विकास विभाग का गठन 1935 में किया गया था। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, ये 1912 में शाहजहांपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है आपका सूती वस्त्र उद्योग। तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, और सूती वस्त्र उद्योग के मामले में कानपुर को हम उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं। कारण क्या है? यहाँ ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक कपड़ा मिलें स्थापित थीं। ठीक है, इसके लिए इसको उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर कहते हैं। हथकरघा की बात करें मतलब हैंडलूम, तो यूपी देश में हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन में शीर्ष राज्यों में से एक है। देश का लगभग 1/4 धागा जो है आपका उत्तर प्रदेश में तैयार होता है। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं गंगा यमुना का दोआब, तराई क्षेत्र, ठीक है, उसमें इसका निर्माण होता है। आगे है अब सूती वस्त्र जो मिल वगैरह हैं, तो कानपुर में सूती वस्त्र मिलों का गढ़ है जो कि सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, लखनऊ चिकनकारी सूती कपड़े पर कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वाराणसी में बनारसी साड़ियाँ जो कि रेशम और सूती सिल्क के लिए और जरदोजी के लिए। आगे है आपका सीतापुर जो कि दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे है मोदी नगर जो कि गाजियाबाद में है, ये क्रीम धागा और कपड़ा मिल है। इटावा, इटावा किसके लिए है? चादर और बेडशीट मतलब कि टेक्सटाइल उत्पाद। अम्बेडकर नगर में टेरीकॉट और सूती वस्त्र उद्योग मतलब टांडा क्षेत्र जो इसको कहते हैं। और गाजीपुर में जो है कटवर्क जो पर्दा है वो होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये कानपुर में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये आपका वाराणसी में। ये पूछा भी गया है, इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। रेडीमेड गारमेंट्स हब कौन कौन सा है? ये आपका नोएडा और गाजियाबाद को निर्यात के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, आगे है आपका जूट उद्योग जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। ये आपका वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्रों में सीमित है। जूट को पटसन या सन, जिसको हम लोग कहीं कहीं सनई भी कहते हैं,
यूपी में जूट की 3 मिलें हैं जो है मानी जाती हैं। सबसे पहला है कानपुर, यहाँ ऐतिहासिक रूप से 2 मिलें हैं, आपका जेके जूट मिल और माहेश्वरी देवी जूट मिल। ठीक है, ये मिलान के रूप में जैसे जो होता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, तो इसके रूप में ये पूछा जाता है कि जेके जूट मिल कहाँ है, आपको दे देगा ऑप्शन कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद। ठीक है, इसके बाद गोरखपुर में बात करें तो उसका स्थान है सहजनवा। ठीक है, वहाँ पे जो मिल है वो कौन सा है, महावीर जूट मिल। तो देखिए जेके जूट मिल और माहेश्वरी देवी ये आपका कानपुर में है, और जो महावीर जूट मिल है ये आपका गोरखपुर में है। ठीक है, और वर्तमान में यूपी का एकमात्र कार्यशील और प्रमुख जो है मिल जो है मानी जाती है। आगे आपका कागज उद्योग। तो कागज उद्योग मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रित है, क्योंकि यहाँ पर जो कच्चा माल है आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो कच्चे माल के लिए सहारनपुर जो है कागज़ का सबसे बड़ा केंद्र है। सहारनपुर को उत्तर प्रदेश का कागज़ शहर, ठीक है, पेपर सिटी कहते हैं। और स्टार पेपर मिल्स यहाँ की सबसे बड़ी, ठीक है, क्या नाम है, स्टार पेपर मिल्स, ये आपका यहाँ की प्रसिद्ध मिल है। ठीक है, आगे है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर क्या है, यहाँ पर गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, तो इसलिए चीनी मिलों से निकलने वाली जो खोई होती है उसका उपयोग हम लोग जो है कागज़ की लुगदी या पल्प बनाने में कर लेते हैं। तो कागज़ उद्योग के जो ज़िले हैं आपको बात करें, लखनऊ, वाराणसी, सीतापुर, मोदीनगर जो कि गाज़ियाबाद में है, इटावा, मुजफ्फरपुर, गाज़ीपुर, सहारनपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं कालपी। कालपी कहाँ पर है, जालौन। यहाँ हाथ से बने कागज़ के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और इसे ओडीओपी मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जालौन जिले का उत्पाद घोषित किया गया था। ठीक है, आगे आपका खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं। तो खनिज आधारित उद्योग में सबसे पहले बात करेंगे एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख कारखाना जिससे हिंडाल्को, मतलब इसको कहते हैं हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, तो रेणुकूट सोनभद्र में है। ये 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो उत्पादन शुरू हुआ था 1962 से। ठीक है, यह अमेरिका की कंपनी जो केसर एल्युमिनियम है इसके सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, और यह एशिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियों में से एक है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बॉक्साइट का उपयोग करके क्या निकाला जाता है, एल्युमिनियम। आगे है आपका सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग यूपी में सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर, जिसको कहते हैं लाइमस्टोन, ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो इसके प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं, चुर्क और डालमिया ये आपका सोनभद्र में है, चुनार और कजराहट मिर्ज़ापुर में, दादरी ये आपका गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, यहाँ इसकी ग्राइंडिंग यूनिट भी है, और रायबरेली और जगदीशपुर में सीमेंट कारखाने यहाँ पर भी। ठीक है, आगे है कोयला उद्योग। कोयला उद्योग में बात करेंगे तो सिंगरौली जो आपका सोनभद्र वाला एरिया है, ठीक है, इसका क्षेत्र सिंगरौली से ही बताएं तो आपको एमपी में पड़ता है, लेकिन सोनभद्र वाला जो एरिया है उसको हम जो है कोयला उद्योग के लिए ले सकते हैं। इसे यूपी की ऊर्जा राजधानी वाले क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। यहाँ से निकाला गया कोयला ओबरा और अनपरा ताप विद्युत गृह जो हैं उनके लिए बिजली बनाने के लिए वहाँ पर भेजा जाता है। ठीक है, आगे आपका कांच और सिलिका सैंड उद्योग, मतलब ग्लास इंडस्ट्री जो है, तो कांच बनाने के लिए सिलिका सैंड मतलब बालू की ज़रूरत होती है। तो इसको कच्चा माल कहाँ से मिलता है, शंकरगढ़ जो कि प्रयागराज में है, चित्रकूट और चंदौली की चिकिया तहसील से जो है इसको जो सिलिका ज़रूरत होती है वहाँ से इसको मिलता है। ठीक है, इसका उद्योग कहाँ कहाँ पर है, नैनी, प्रयागराज, फिरोजाबाद में कांच का सामान बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे है उर्वरक, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र। तो रॉक फॉस्फेट मतलब कि खनिजों का उपयोग जो है उर्वरक बनाने में यहाँ पर किया जाता है। इसकी जो खनिज की प्राप्ति होती है ललितपुर में होता है, और इसका जो कारखाना है ये आपका फूलपुर प्रयागराज में, और आंवला बरेली में और गोरखपुर में। ठीक है, आगे आपका उद्योग फैक्ट्री जो है, जो अभी हमने आपको बताया कि मिलान के रूप में पूछा जाता है, तो इसमें तेल रिफाइनरी आपका मथुरा में है, हिंडाल्को एल्युमिनियम ये आपका रेणुकूट सोनभद्र में है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका नरौरा बुलंदशहर में है, डीजल लोकोमोटिव ये आपका वाराणसी में है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये रायबरेली में है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है कानपुर में है, इफ़को का जो कारखाना है ये आपका फूलपुर प्रयागराज के पास और बरेली में है,
ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री झांसी में है। ठीक है। कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है, जहाँ पर कृत्रिम रबड़ बनाए जाते हैं, वो है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये आपका गाजियाबाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी जो है आपका लखनऊ, कानपुर, अमेठी, कोरबा वाला क्षेत्र। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब भेल, झांसी, जगदीशपुर और वाराणसी वाला रीजन। ठीक है। और जो अफीम का कारखाना है एकमात्र, ये आपका गाजीपुर में है। ये कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। आगे आपका विशिष्ट शहरों के उपनाम जो हैं, तो शहरों के उपनाम में जो है आपका चमड़ा उद्योग में कानपुर और आगरा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कानपुर को लेदर सिटी कहते हैं। कांच और चूड़ी उद्योग के मामले में फिरोजाबाद है, जिसको हम लोग सुहाग नगरी कहते हैं। पीतल के बर्तन के रूप में मुरादाबाद है, जिसको हम लोग पीतल नगरी कहते हैं। ठीक है। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़। कालीन और दरी के लिए भदोही, मिर्ज़ापुर और आगरा वाला एरिया। इत्र और सुगंध के लिए कन्नौज, जिसको क्या कहते हैं, इत्र नगरी। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, कहाँ पर हैं, ये आजमगढ़। लाल मिट्टी के बर्तन चुनार, ये कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। ठीक है। आगे आपका कैंची और खेल का सामान जो मिलता है, ये आपका मेरठ में। ठीक है। लकड़ी और नक्काशी, ये आपका सहारनपुर, इसको कहते हैं कासकला। सिरेमिक या चीनी मिट्टी का जो सामान मिलते हैं, बर्तन मिलते वगैरह, ये खुर्जा बुलंदशहर में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। लोहे के बर्तन से जो निर्माण होता है, आगरा, सहारनपुर। सुरमा या बांस या बेंत से बने जो उत्पाद हैं, ये आपका बरेली में। चाकू जो है रामपुर में। टेराकोट्टा मतलब मिट्टी की जो कला है, गोरखपुर। और घंटी, ये आपका जलेसर मतलब एटा में। ठीक है। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, तो ये आपका यूपी का प्रमुख आईटी और जो नोएडा वाला क्षेत्र है, जो नोएडा है, ये यूपी का प्रमुख आईटी हब और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में जाना जाता है। और जो ग्रेटर नोएडा है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का हब है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें तो नोएडा और आगरा को जो है इसको विकसित किया जा रहा है। और फिल्म सिटी की बात करें तो नोएडा सेक्टर 21 में प्रस्तावित है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो है एक जिला और एक उत्पाद। ठीक है, कि एक जिला एक उत्पाद जो है होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले जानेंगे एक जिला एक उत्पाद होता क्या है। तो इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के विभिन्न उत्पादों के लिए विशेष पहचान रखने वाले जो जिले हैं, उनकी पहचान को संरक्षित रखने और इन उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने और इन उत्पादों से जुड़े जो कामगारों हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। यूपी एक उत्पाद एक योजना के अंतर्गत 5 साल में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों को 25 लाख लोगों को लगभग रोजगार प्रदान किया है। इससे क्या है, राज्य की जीडीपी में जो है वृद्धि होगी। ठीक है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका स्थानीय शिल्प का संरक्षण। ठीक है, सुन लीजिएगा। इससे क्या होगा, स्थानीय शिल्प का संरक्षण होगा और खोई हुई जो कला है और कलाकारों को जो पहचान देना है वो वापस मिलेगा। युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। ठीक है। और उत्पाद की गुणवत्ता में जो है सुधार होगा और चयनित उत्पादों के निर्माण में वृद्धि होगी। ठीक है। और उत्पादों को जो है विश्व स्तर तक पहुंचाया जाएगा। अगर हम इसके महत्व की बात करें कि इसका महत्व क्या है, तो एक तो रोजगार सृजन की क्षमता बढ़ेगी और इससे स्थानीय उत्पादों का जो उत्पादन है उसका उत्थान और इन्हें एक विशिष्ट जो है पहचान भी प्राप्त होगी और समावेशी विकास को बल मिलेगा। ठीक है। और स्थानीय उत्पाद से स्थानीय लोगों को रोजगार के माध्यम से पड़ोसन पर जो है अंकुश लगेगा, है ना। तो आगे जो है, आगे हम लोग देखेंगे कि योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, हम लोग आपको बताया कि लुप्त हो रही कला और हस्तशिल्प को जो है पुनर्जीवित करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना ताकि युवा जो है दूसरे राज्यों में न जाना पड़े और इससे जो है राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, मतलब जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है। और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा कि यूपी के जो उत्पाद हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक उनकी पहुंच जो है सुलभ हो सके। ठीक है। तो एक सूची है, हम लोग देखेंगे कुछ ज़िले जो हैं। ठीक है। तो आगरा में बात करें तो चमड़े के जो उत्पाद हैं, पत्थर हैं और संगमरमर से बने हस्तशिल्प हैं। अमरोहा में वाद्य यंत्र। ठीक है।
और सिले सिलाए वस्त्र। अलीगढ़ में ताला, ठीक है। औरैया में खाद्य प्रसंस्करण मतलब देसी घी से बने सामान। आजमगढ़ का काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद। अमेठी में मूंज, ठीक है। और अयोध्या में आपका गुड़। आगे है, आगे आपका बागपत में जो है घरेलू सजावटी सामान। बहराइच में गेहूं के डंठल या हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण। बरेली में जरी दरदोजी, बांस उत्पाद और सुनारी उद्योग। बलिया में जो है टिकुली। और बस्ती में बात करें तो लकड़ी की बनी वस्तु, काष्ठ कला और सिरका उत्पाद। बलरामपुर में दाल। भदोही में कालीन या दरी। और बांदा में जो है सजर पत्थर शिल्प। और बिजनौर में वुड क्राफ्ट मतलब कि लकड़ी की जो कलाएं हैं, ठीक है। आगे है आपका वाराणसी। वाराणसी में वस्त्र उद्योग जहाँ पर रेशम वाला सामान मिलता है ना। और बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के उत्पाद। चंदौली में जरी दरदोजी और काला चावल। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने। देवरिया में सजावटी उत्पाद। इटावा में वस्त्र उद्योग, सिलाई और कपड़ा कढ़ाई। एटा में घुंघरू घंटी और पीतल के उत्पाद। फतेहाबाद में वस्त्र छपाई। और फिरोजपुर में बेडशीट और लौह कला। फिरोजाबाद में कांच के चूड़ियाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 28-30 जिले हमने लिए थे, ठीक है। और कुछ और हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि मऊ में क्या है। मऊ की बात करें तो वहाँ पर साड़ी, लुंगी, ठीक है, और सूट। सुनते रहिएगा। उसके बाद आपका बलिया में बिंदी हो गई। बलरामपुर में दाल हो गया। और फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद मतलब कांच की चूड़ी हो गई। प्रतापगढ़ में आंवला मतलब मुरब्बा, अचार, लड्डू, बर्फी, है ना। और देवरिया में झूमर, झालर, पर्दा। झांसी में कोमल खिलौने, ठीक है। और जौनपुर में ऊनी दरी, जो मड़ियाहू तहसील है वहाँ पर ऊनी दरी है ना। और मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहाँ पर गुड़। और मुरादाबाद की बात करें तो वहाँ पर पीतल नगरी कहते हैं। धातु शिल्प उत्पाद। मेरठ में, मेरठ बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरठ में आपका खेल का सामान जो है, ठीक है। मेरठ में खेल का सामान। मैनपुरी में जो है शीशम की लकड़ी पर पीतल के तार से विशिष्ट कलात्मक कार्य होता है जिसको कहते हैं तारकसी कला। और रायबरेली में काष्ठ शिल्प मतलब लकड़ी के ही काम होते हैं। लखनऊ में चिकनकारी और जरी जरदोजी, ठीक है। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी। और शामली में रीम और धुरा जो बनता है वो आपका शामली में। संभल में जो है सींग और अस्थि के जो उत्पाद होते हैं जिसको हम कहते हैं हार्नबोन हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। सहारनपुर में वुड कार्विंग मतलब लकड़ी पर जो है नक्काशी बनाई जाती है। और सिद्धार्थनगर में बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण मतलब काला नमक जो चावल होता है वो बहुत खुशबूदार और मुलायम चावल होता है। सीतापुर में दरी। सोनभद्र में कालीन। भदोही में भी कालीन। और हमीरपुर में जूती, क्या, हमीरपुर में जूती। और हरदोई में जो है लुंगी और गमछा, ठीक है। हाथरस में हींग, हसे हाथरस हसे हींग, ठीक है। और एक लास्ट जिला आप समझ लीजिए हापुड़, जहाँ पर घरेलू सामान जैसे पर्दे, टेबल कवर, ये सारी चीज़ें जो है आपका बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी आपको कैसा लगा जो है आप लोग बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।